आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराज जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं। और नया सिस्टम ये है एनालाइज करने का। किसका एनालाइज करेंगे हम? हालांकि इसकी सूचना मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। हम एनालाइज करेंगे उन क्वेश्चंस का जो एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे आज पेपर हुआ एसएससी का, इन क्वेश्चंस को तो हम जानेंगे ही जानेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात का एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनर के दिमाग की सोच क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन बनाता है, किस तरीके से बना सकता है एक संभावना के तौर पर। और मेरा ये विश्वास है कि हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपको जो भी मैं टीचिंग करवाता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के माध्यम से हो, उसका आधार यही है। मैं जो आपको जो भी करवाता हूँ, कहता हूँ ना यही पढ़ना है, उसका आधार ये आपके पुराने पेपर ही होते हैं। उसी के आधार पर, उसी के आसपास की चीज़ों को हम ये एग्जामिनर की समझ तक पहुंचने का प्रयास के तहत आपको उपलब्ध करवाया जाता है। और उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की है। इसका प्रूफ मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। जो आज का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन बताऊंगा और आपसे ही पूछूंगा, आपको ही एनालाइज कराऊंगा, क्या हम सफल हुए, क्या हम असफल हुए। तो दोस्तों, इस एनालाइज के सिस्टम में आपका काफ़ी योगदान रहा है। आपने कई बार डिमांड भी की है, लेकिन एक सही समय की हम तलाश कर रहे थे और वो सही समय आज आ चुका है। तो एसएससी 10+2 का पेपर मुझे कुछ मिला है, मतलब कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। जो बच्चे देकर आए हैं उनके माध्यम से मुझे ये पेपर मिला है। जैसे ही नए क्वेश्चन और आते जाएंगे मैं आपको वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन यहाँ आप इस बात को समझने पर जोर देना कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। इन दो बातों को लेकर चलना है, ताकि हम एक सटीक रणनीति के तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और आपको कहना चाहूँगा, आप जो भी पेपर दे के आए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उन क्वेश्चन से मुझे अवगत जरूर कराएं। ये आपसे मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। मेरे पास जो ये क्वेश्चंस है, इसमें जो पहला क्वेश्चन मुझे मिला है ये है गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट है, हालांकि ऑनलाइन में ये चैप्टर नहीं आया है, लेकिन यहाँ जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है, क्या मैंने आपको ये नहीं कहता था मैं, या नहीं कहता हूँ आपको कि 3 नदियाँ हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बताइए यदि आपको कभी नहीं कहा हो तो। और तो और बाद की लाइन में ये बोलता हूं कि इन तीनों नदियों में से ही सबसे इंपॉर्टेंट गंगा नदी है, क्योंकि सारे सिस्टम अर्थात भारत की आर्थिक स्थिति को जो कंट्रोल करती है कृषि के क्षेत्र में, इसी पे है। नियंत्रण नियमन सब यही होता है, इस पर आधारित होती है। तो गंगा नदी का उद्गम तो हम चलो जान गए कि कहां पर है, गंगोत्री हिमनद से, ये हम पढ़ते हैं। वहां पर कहां पर पड़ता है जी के उत्तराकाशी में है। ये कहां है? उत्तराखंड में है। ये तो हम जान गए। और गंगा नदी की पूरी डिटेल आपको करवाई जाती है, कहां से कहां गई, वो वहां आप देखते रहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के साथ हम क्या न्याय करें, हम क्या समझें। एक तो गंगा नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो हैरत वाली कोई बात नहीं है, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, पहली बात तो। लेकिन इसके आसपास की चीजें कैसे पूछी जाती है, जैसे आपसे अब पूछ लेगा दूसरे पेपर में, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ये बताइए क्या, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताइए। अब आप पूछोगे क्यों पूछेगा ये क्वेश्चन, कारण क्या है? देखिए, हाल फिलहाल
लगभग 1 वर्ष के अंदर अंदर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या है, इसमें बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। असम में बाढ़ आई, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बह रहा था उसमें बाढ़ आई, नहीं सुनते? उसको आधार बनाकर ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश से बहती है ये विवादित एरिया है, इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कहां से उद्गम होता है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। एक ग्लेशियर है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, तिब्बती क्षेत्र है ये, यहां से इसका उद्गम होता है ये। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। अब फिर वही क्वेश्चन उठता है कि क्यों पूछा जाएगा, कारण क्या है भाई, रीजन क्या है, क्यों पूछा जाएगा? इतना तो योगदान है ही नहीं भारत में इसका। इसको इसलिए पूछा जाएगा कि सिंधु नदी से संबंधित जो जल बंटवारा है, पानी का जो बंटवारा है, क्या वो विवादित नहीं रहता? अभी मैंने आपको जो रिवीजन के उपलब्ध रिवीजन के तहत आपको मैंने एक प्रोवाइड करवाया था, मेरे हिसाब से एक एग्रीमेंट से संबंधित, आप देखना उसको, मेरे दिमाग से निकल गया शायद। ये सिंधु नदी के संबंधित जो विवाद की स्थिति है एग्रीमेंट के तहत, उस पर मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करवाया है। आप देखिए, टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे, वहां पे देखिए। उसके कारण ये चर्चा में रहता है, इस कारण से पूछा जा सकता है। अब ये कहाँ से होती है? इसका जो उद्गम होता है बोखरचू से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र, यहाँ से होता है ये। तो ये बातें आपको सारी करवाई जा चुकी है। मैं यहाँ पर आपको आंसर बताने नहीं आया हूँ, मैं वापस रिपीट कर दूं, आंसर बताने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन होते हैं, क्या हम इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा गंभीर स्थितियों में फंस चुके हैं, क्या हमारे जीवन में भटकाव की स्थिति बनी हुई है, क्या हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उन पर चर्चा करने आया हूं। उसके आधार पर हम एग्जामिनर की समझ तक पहुंच पाते हैं। जिस तरीके से मैं आपको टीचिंग करवाता हूं या मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको अनुभव देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप भटके नहीं कहीं भी। हम क्या पढ़ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे अब आपके सामने हैं, क्यों आता है ये क्वेश्चन, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात सारी? तो इस तरीके से इसको एनालाइज करना है। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, आप बता दीजिए, आपको स्टडी मटेरियल में नहीं करवाया तो सब करवा चुके हैं। अब आप नहीं पढ़ते हो, ये आपकी अपनी समस्या है। आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज तो इसलिए होंगे क्योंकि आप रिपीट नहीं करते। आप 2-3 बार पढ़ लेते हो और आप समझते हो कि हमारा क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है। कम से कम 15 बार पढ़ोगे तो जाके आपका काम चलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप कंपटीशन की लाइन में भी खड़े हो सकते हो। नीट एंड क्लियर, सिंपल सी बात है ये। अब देखिए, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि पुलिकट झील कहां है। ये आया, बताइए। आपको जब मैं अपवाह तंत्र कराता हूं भारत का, वहां पर मैं आपको एक टॉपिक करवाता हूं, लेगून झील। याद करो, लेगून झील का टॉपिक कराता हूं झीलों में। क्या वहां पर मैं आपको पुलिकट झील के बारे में नहीं बताता? मैं आपको कहता हूं बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। अब ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी आता रहा है, पहले भी आता रहा है। मेरी बात पर गौर करें, मैंने कहा पहले भी आता रहा है। इसलिए आपको क्या कहता हूं, आपको मैं कहता हूं पुराने सालों के पेपर पढ़ो। आप क्या पढ़ते हो? मॉडल पेपर। आप मॉडल पेपर के शौकीन हो, कैसे काम चलेगा? तो विद प्रूव आपकी जो गलतियां हैं उसको सुधारिए। ध्यान रखें, ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये आ चुका है पहले, और एक बार नहीं हुआ, कई बार आ चुका है। और तो और, चलो, आपको जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई है, जो आपको उपलब्ध करवाई जाती है, क्या उसमें यह क्वेश्चन नहीं है? क्या आपको इंडिया के अपवाह तंत्र का जो मैंने आपको पेपर दिया था, क्या उसमें यह क्वेश्चन नहीं है? हूबहू इसी लैंग्वेज में नहीं है? तो बताइए।
आप अपने पुराने पेपर जो मैंने दे रखे हैं, जो आपको राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्या उसमें ये क्वेश्चन नहीं है? नहीं है तो बताइए। अब बार बार यदि आप रिपीट नहीं करोगे तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा। अब इसको आधार क्या बनाओगे? लेगून झील को बना दीजिए। क्या होती है लेगून झील? अच्छे तरीके से बताता था। ये समुंदर है, इसके किनारे यदि बालू का जमाव होने से कोई जल राशि अलग हो जाती है तो इसे लेगून झील कहते हैं। याद कीजिए, बहुत सारी झीलें हैं लेगून झील। याद कीजिए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। चिल्का झील ओडिशा में है। करवाया हुआ है आपको। एक बड़ा बढ़िया सा नाम जो बहुत बार रिपीट होता है, अष्टमुडी झील, केरल में है। ये नहीं कराई तो बताइए, पेपर उठा के देख लीजिए। दो यदि नहीं आए हुए हैं तो क्वेश्चन के अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। ये कितना शानदार क्वेश्चन है ये। क्या आपको नहीं कराया जाता कि बेम्बानंद झील कहाँ है? बेम्बानंद झील ये भी केरल में है, केरल के अंदर है ये। अब आप देखिए इसकी खास क्या बात है बेम्बानंद झील की, क्या इंपॉर्टेंट क्या बात है इसकी, मेन क्या बात है। याद कीजिए, इसमें एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। नहीं करवाई ये बातें सारी। वेलिंगटन द्वीप है। एक अजीब से क्वेश्चन बनते हैं वेलिंगटन द्वीप। नौकायान प्रतियोगिताएं होती है यहां पर, कंपटीशन होता है यहां पर नौकायान से संबंधित। यही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार। अब आप गड़बड़ी कर देते हो, ये आपकी अपनी समस्या है भाई, उसका तो अब मैं क्या करूं। उसका इलाज मैंने आपको बता चुका हूं कि बार बार रिपीट करो। अब वो नहीं करते हो, बोर हो जाते हो, तो मुझे लगता है एग्जामिनर भी आपसे बोर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है जी, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। अब एक झील और होती है, लोकटक झील। पुराने पेपर उठा के देखो, यही तो झीलें हैं जो बार बार रिपीट होके आती है। मणिपुर में है ये। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसको तेरतावा राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, तेरतावा नेशनल पार्क। ये आपके एसएससी के पुराने पेपर देख लो, कबूल लामजाओ नेशनल पार्क है ये, कबूल लामजाओ। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कबूल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है। नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नहीं करवाया आपको नेशनल पार्क से संबंधित। अभी एक नेशनल पार्क लेके आऊंगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आया है इसमें। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये जो बेम्बानंद झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है ये, ध्यान रखें। ये कितने सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन है, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही तो करना होता है। तुम लोग क्या करते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई में चले जाते हो, और तुमको जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसमें भी ये लंबाई चौड़ाई उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि आपको एक तरीके से अट्रैक्ट किया जा सके कि यार कैसे इसको अट्रैक्ट कर लूं। आप कहोगे, कोई क्वेश्चन आता है लंबाई चौड़ाई पूछ लिया, आप कहोगे वाह यार क्या शानदार पेपर है यार, लेवल है इस पेपर का, लेवल है। जानते हो लेवल क्या होता है? कंपटीशन की लाइन में आए नहीं और लेवल को डिसाइड करने लग गए। सही आंकलन करना हो, सही आंकलन करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी के पिछले सालों के पेपर देखो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के पिछले सालों के पेपर देखो, वहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निचाई जो भी पूछी गई है, फिर बात करते हैं। तो अपने आप को पढ़ने के तरीके को बदलिए। कमी नहीं है आप में, कमी नहीं है, लेकिन खुद कमी पैदा कर लेते हो। यही भटकाव होता है, और इसी को दूर करने का आपको प्रयास करता हूं, जिसको कई लोग डिसलाइक भी कर देते हैं। बड़ी शर्म की बात है, और बड़े वास्तव में एक सोचनीय विषय है ऐसे बच्चों के बारे में, उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। देखो यार कितने भरी इंसान है। तो ध्यान रखें, अपने जीवन को एक सही दिशा में चलने दीजिए। तो एक बार आप इसे लिखिए, फिर मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की पीएच मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये क्लास में जब भी ये टॉपिक कराता हूं एक लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं कि ब्लड चैप्टर में से मानव रक्त की पीएच और आरबीसी का जीवन काल याद कर लेना। एग्जामिनर की सबसे पसंद में आते हैं ये। जब उसको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो ये दोनों क्वेश्चन डाल देता है, और ये इसमें डाल भी दिया आज 7.4। अब बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने उसमें पढ़ा था उसमें 7.3 दे रखा था, हो गया कल्याण। और सर मैंने उसमें पढ़ा, आपने 7.4 बताया था, वो मैंने ना एक वो मॉडल पेपर कर रहा था उसके अंदर है ना सर 7.5 दे रखा था। सर मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। भटको एक बार कई दिन, उसके बाद जब इधर उधर टकराओगे उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होगी। क्या फर्क है 7.3 और 7.5 में? क्या हो गया 0.1 से? कौन सा फर्क पड़ गया? लेकिन वो स्थिति बना रखी है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो ध्यान रखें ये। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति की कम से कम आयु। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शब्द मैंने पहली बार सुना। हालांकि ये क्वेश्चन तो आया हुआ है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये तो आया हुआ है, लेकिन कम से कम आयु कितनी है? आधे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। 35 वर्ष है इसकी आयु। लेकिन अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना, मेरे याद आ रहा है एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, और उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। अब ये 65 वर्ष एक ऐसा शब्द है, ये बड़ा परेशान करता है जी, यदि हम ढंग से ना पढ़े हो तो। कहते हैं नहीं हाँ 65 वर्ष होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी भी यही है। और हाल फिलहाल हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, तो ये शब्द हमारे सामने काफ़ी बार आता है, और ये जो काफ़ी बार जो आता है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी होता है। तो अब देखिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है, कई आधे इसमें अब डावाडोल हो जाएंगे। ये डावाडोल क्यों होंगे? एक दो बार पढ़कर अपने आप को मार्थी समझने लग जाते हैं, वो स्टूडेंट डावाडोल होंगे यहाँ पे, और जरूर होंगे, और होना भी चाहिए उनको, ताकि वो एक ऐड का काम करे आगे। जब तक आप इसको कम से कम 10-15 बार नहीं पढ़ोगे ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, नहीं होगी क्लियर। ध्यान रखना ये। मैं भी आपको पढ़ाता हूं तो मुझे भी एक बार देख कर आना पड़ता है, तब जाके पढ़ाया जाता है। और आप मेरा 15 साल का अनुभव है, उसमें भी जब मुझे पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तो आप तो अभी कंपटीशन की लाइन में आए हो, तो ये सोचनीय विषय है, ध्यान रखें ये। तो अधिकतम आयु 65 वर्ष ऐसा नहीं होता है, अनिश्चित होती है। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु के बारे में संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेगा, जैसे यहाँ कम से कम पूछ लिया, आपसे कह देगा राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है, दे देगा 65 वर्ष, 35 वर्ष, क्योंकि कई लोगों को तो अधिकतम दिखेगा ही नहीं, 35 वर्ष, फिर दे देगा 75 ईयर, फिर कह देगा निश्चित नहीं है। बस सिंपल सी बात है, बहुत काफ़ी है। ऑप्शन भी इस तरीके से ले डूबेंगे आपको। तो राष्ट्रपति की अधिकतम आयु अनिश्चित है, ध्यान रखना, निश्चित नहीं है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये एकता के रूप में इसको
बताया जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है और आपको कई जगह मैं करवाता हूँ इसको, कई जगह मैंने करवाता हूँ। जहाँ जहाँ सरदार पटेल जी की बात आती है वहाँ वहाँ इसको हाईलाइट किया जाता है, आपका रिवाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा गया। जो लेटेस्ट होता है वो पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बार मैं केवल इसी को आधार बनाकर ही पूरा लेक्चर आपको दे चुका हूं, दादा साहब फाल्के। अभी भी मैंने उपलब्ध करवाया था, इस वर्ष भी उपलब्ध करवाया हुआ है 2020 में आपको। जो पहला जो मिला था ये देविका रानी को मिला था, ये आया हुआ है क्वेश्चन। और जो लेटेस्ट में मिला है वो है अमिताभ बच्चन। आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। आप भी कर रहे होंगे, मज़ेदार चटपटी चीज़ें पढ़ रहे होंगे अमिताभ बच्चन के बारे में। क्या सीखते हैं हम अमिताभ बच्चन के जीवन से? मैंने कई आपको मेरे स्टेटस पर एक बार मैंने एक वीडियो भी डाला था। अमिताभ बच्चन जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि धरातल पर आ चुका आदमी आसमान को कैसे छूता है। इसके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। इनका जो अनुशासित जीवन है वास्तव में देखने योग्य है। जीवन के इस चरण में आकर भी बिल्कुल जो नए कलाकार है उनके बराबर फिल्में कर रहे हैं वो। एनर्जी लेवल देखिए आप, उनका एनर्जी लेवल देखिए। और 75 साल से ऊपर की एज है इनकी। एनर्जी लेवल देखिए, कितना ज़बरदस्त एनर्जी लेवल है। और हमें थोड़ी दूर चलना होता है तो हमें सिटी बस की जरूरत पड़ती है। एनर्जी लेवल देखिए काम करने का। आज तो बहुत काम हो गया यार, आज तो मैं बहुत पढ़ लिया यार, बस यार अब मैं थक गया। ये बातें इनके जीवन से हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी कामयाबी निर्धारण कराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। क्वेश्चन आया है भूटान का राष्ट्रीय खेल। भूटान का राष्ट्रीय खेल बिल्कुल नहीं बताने जा रहा मैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर एक नेबरिंग कंट्री नाम से एक प्लेलिस्ट उपलब्ध करवाई गई है। नेबरिंग कंट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप नहीं करते, ये आपकी अपनी समस्या है। इस नेबरिंग कंट्री पर क्वेश्चन एसएससी में भरे पड़े हैं ये क्वेश्चन। भूटान का राष्ट्रीय खेल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। अभी मैं बताऊं एक और क्वेश्चन इसी से संबंधित, नेबरिंग कंट्री से संबंधित। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? नेबरिंग कंट्री में मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया तक कराया हुआ है आपको। चाहे वो समुद्री सीमा को स्पर्श करते हो, चाहे स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हो, चाहे समुद्री और स्थलीय दोनों को स्पर्श करते हो, सारी डिटेल के साथ कराया हुआ है आपको। उसका बैकग्राउंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो भी नए क्वेश्चन शामिल हुए, जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा आया तो मैंने आपको वो उपलब्ध करवाया और कहा कि आपको वहां जाकर ऐड कर लेना चाहिए। अब आपने वो ऐड नहीं किया तो ये बांग्लादेश का जो नारा है यही नाकामयाबी के कारणों में शामिल होगा। तो मेरी बात को समझना। एक टीचर होने के नाते आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको डांट लगा रहा हूं, और बिल्कुल लगाऊंगा। ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है आपको सही दिशा में लाना। क्योंकि आपकी जो एज है वो भटकाव वाली एज होती है, उसको सिमिलर लेके चलना, सीधी दिशा में लेके चलना, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। मैं मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूं। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद सोली है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। पढ़िए वहां पर जाकर, इसको बार बार आ रहे हैं। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो 10+2 दे रहे हैं, और इसको इस वे से ना ले कि एसएससी में आता है, ये रेलवे में भी आपके आता है, एनटीपीसी में भी आता है, पेपर उठा के देखिए। ये एक ही चीज़ें होती है जिसको सोशल मीडिया ने अलग अलग पार्ट में डाल रखा है। ये कांस्टेबल की तैयारी, ये पटवारी की तैयारी, ये एनटीपीसी की तैयारी, ये एसएससी की तैयारी।
इनमें कुछ थोड़े मोटे डिफरेंस होते हैं और आपको एक अलग अलग तैयारी के रूप में करवा के फालतू में एक ड्रामा पेश कर दिया जाता है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, डट के पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, हम यदि अपने तैयारी का आमदा आईएएस लेवल का रखते हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस को क्लियर करते हैं, और यदि हम राजस्थान या किसी स्टेट पीसीएस के संबंध में जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम उस स्टेट से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उसको क्लियर करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। ये युग बदल चुका है। वो पहले वाली बातें नहीं रही कि स्पेशल होता है ना, स्पेशल कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, आपको जो भी, अब देखिए ये है, मालदीव के राष्ट्रपति पूछ लिया, भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया, आपसे पूछ लेगा इंडोनेशिया का खेल कौन सा है, आपसे पूछ लेगा पाकिस्तान का कौन सा है, आपसे कह देगा इस तरीके से म्यांमार का कौन सा है। फिर तो ये सारी बातें चलती रहती है, ये इनको बहुत ही गंभीरता से लेना होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा आपसे, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है ये। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई याद करने लग जाते हैं, जबकि ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती और उसी में हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो अपने तैयारी करने के तरीके को बदलिए। एक पूछा गया गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। 19 दिसंबर 1961 को, इसी कारण से गोवा मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। भारतीय सेना ने इसको किया था और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने एक मिशन चलाया था, अभियान चलाया था, ऑपरेशन विजय। उसके तहत गोवा को पुर्तगालियों से या पुर्तगाली शासन से 19 दिसंबर 1961 को मुक्त कराया गया था। इसी कारण से गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे ये पूछ लेगा कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? एक ऑप्शन में ये डाल देगा। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन ऑपरेशन विजय हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात है, जो उस ऑप्शन को डालेगा नहीं तो कंफ्यूजिंग कहां से आएगी? समझ में आई ना बात सारी? तो उसके ऑप्शन के आधार पर हमें जवाब देना पड़ता है। ये तो ऑपरेशन विजय का संबंध गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने से संबंधित है। तो एक बार आप इसे थोड़ा सा राइट डाउन कर लें। अब एक क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह जी है पंजाब के सीएम, अमरिंदर सिंह जी है। इस क्वेश्चन को पूछने का जो कारण है वो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन से संबंधित रिलेटेड करके इस क्वेश्चन को पूछा है। आप जानते हो पंजाब और हरियाणा में किसान बिल के विरोध में आंदोलन हो रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है, उस दिशा में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 का साहित्य एकेडमी पुरस्कार बिल्कुल कराया हुआ है, आपको बिल्कुल कराया हुआ है। ये आप अपने नोट्स देख लीजिए। हिंदी में किसको मिला, एक तो ये करवाया था, एक आपको कराया था इंग्लिश में किसको मिला, एक ये कराया था। मैंने ये भी कहा था दोनों भाषाओं में रख लीजिए और अन्य भाषाओं का करने की आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए, शशि थरूर को मिला ये,
किसके लिए मिला, उस पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बताया था और कहा था ये पुस्तक इंपॉर्टेंट होती है। ये पुस्तक का जो नाम है ये है एन एरा ऑफ डार्कनेस। नामक पुस्तक के लिए, इसके लिए मिला। अब इस एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। आगे जो एग्जाम होगा एसएससी का, रेलवे का, उसमें आपसे पूछ लेगा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी। मेरी नज़रों में नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ भी चुका होगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक की रचयिता कौन है? बिल्कुल, क्योंकि पुस्तकें पूछी जाती है आपसे, आधार बना देगा इसको। इसी तरीके से हिंदी में जो मिला, ये मिला नंद किशोर आचार्य जी को। बिल्कुल बताया हुआ आपको, नंद किशोर आचार्य जी को। इनको जो मिला है छीलते हुए अपने को नामक रचना के लिए। अब आपसे यहां पूछा जा सकता है छीलते हुए अपने को कि रचयिता कौन है? नंद किशोर जी आचार्य। बस सिंपल बात। उसके आसपास की चीजों को, क्राइटेरिया को घेरने का प्रयास करें, वही बातें पूछी जाती है। और जो मैं आपको अभी ये एनालाइज करके बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने लिखी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब जो आप पेपर दो ना, उसमें आप देखना, जो मैं आपको इसके आसपास की चीजें बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां कहा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो मैंने इसको किसान आंदोलन से जोड़ा। तो अब आने वाले एग्जाम में देखना, हो सकता है आपके पास आ जाए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि चर्चा में आ गई है। उस टाइप के क्वेश्चनों को आधार बनाकर हमने करना है। ये क्लियर हुई बात सारी। अब देखिए और क्वेश्चन जो आए, जैसे आया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आपको जो आईटी का मैं करवाता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवाता हूं, उसमें मैं ये बात करता हूं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पुराने पेपर देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आईटी जो आपको कराई जाती है उसमें पूरी डिटेल के साथ कराता हूं और यही कहता हूं ये बेसिक चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब जो बच्चे जैसे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो कंप्यूटर आने वाला है, तो जो क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित आ रहे हैं उनको वो लिख ले, उनको करें, वही क्वेश्चन आपको वहां पर रिपीट होते हुए दिखाई दे जाएंगे, नहीं तो उसके आसपास की स्थितियां आपको दिखाने लग जाएगी वहां पर। अब एक क्वेश्चन आया, कैंसर में भारत की रैंक, ये मैंने आपको नहीं करवाई थी और ये शायद मेरे से छूट गई, नज़रों से छूट गई, और आप लोगों में से किसी ने मुझे अवगत भी नहीं कराई है। कैंसर में भारत की जो रैंक है ये 8वीं है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को कर लेता हूं। और ये टॉपिक जो आया था, ये जो रिपोर्ट आई थी, ये 8 जुलाई 2020 को आई थी और ये रिपोर्ट पेश की गई थी। एक संस्था है EIU, इस संस्था ने ये रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कैंसर में भारत की रैंक जो है 8वीं है। EIU के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने ये रिपोर्ट पेश की। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, जो EIU है इसकी स्थापना हुई 1916 में। आपने ध्यान रखना है, इसका जो हेड ऑफिस है लंदन में है। ये लंदन में इसका हेड ऑफिस है। तो कैंसर में भारत की जो रैंक है 8वीं है, ध्यान रखना। इसी के साथ एक चीज और जोड़ देना, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। हालांकि कैंसर से संबंधित जो भी बातें हैं हम साइंस में करते भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है, ऑन्कोलॉजी, कैंसर से संबंधित जीन, ये बातें हम करते भी हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हमारे सामने आए हैं। और भी जो कोई क्वेश्चन होंगे उसको मैं लेकर आऊँगा। हमने जो ये एनालाइज का सिस्टम जो स्टार्ट किया है, इसको मैं रेगुलर लिखूँगा
और इसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। हेल्प ये रहेगी कि आप जो भी पेपर दे के आते हो, आप मुझे यदि ऑफलाइन है तो वो पेपर सेंड कर दीजिए, यदि स्मृति के आधार पर है, मेमोरी बेस्ड है, तो आप जो क्वेश्चन आपको याद आता है, चाहे उसके ऑप्शन ना भेजो, मुझे सिर्फ वो एक बात भेज दीजिए कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया, ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। क्योंकि सुधार से व्यक्ति आगे बढ़ता है और हर सिस्टम में सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है। 100% कोई नहीं होता है। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि जब हम ये मान लेते हैं कि मैं 100% हूँ, तभी से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। नित नई चीज़ें सीखने को मिलती है। हम दोनों जो है टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं और इसी दिशा में अपने अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपका भी अपना लक्ष्य है, मेरा भी अपना एक लक्ष्य है, हम दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम एक दूसरे का सहयोग करें। हमारी टीम तो लगी हुई है, ये हमारी टीम ने ही क्वेश्चन भेजे, लेकिन मैं चाहूँगा आप भेजो मुझे, आप भेजो। कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये तो अब जो जितने मिले मैंने आपको करवा दिए, इसके अलावा जो नए आएंगे मैं आपको समय समय पर वो करवाता रहूँगा। क्लियर? तो दोस्तों, आज हमने एसएससी 10+2 का जो पेपर आज हुआ है उसको हमने एनालाइज किया। इसको आप प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से ज़रूर सेंड करें, ताकि वो जो स्टूडेंट है हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के साथ न्याय कर सके, उसे समझ सके। और ये सारे क्वेश्चन जो है नोट्स में से ही आए हैं, सारे क्वेश्चन नोट्स में से ही आए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नोट्स में नहीं आया। हालांकि देखिए, हर चीज़ 100% कभी नहीं होती है। जैसे ये जो 8 जुलाई 2020 को जो कैंसर में भारत की रैंक आई थी, ये अपने नोट्सों में नहीं है, लेकिन ये स्थितियां हमें मिलेगी और इन्हें सुधारने के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ नित नई चीज़ें हम जानें। क्लियर हुई सारी बात? तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।